चैप्टर पॉलीमर का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, बहुलकों के बारे में। बहुलक क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। वर्गीकरण के बाद विभिन्न प्रकार के बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो रहता है 2 नंबर का या 3 नंबर का 2 क्वेश्चन देता है, क्लियर है ना। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है या 3 नंबर का 2 क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे करके बहुत ज्यादा एमपी चैप्टर है। इसी चैप्टर में हम लोग को पॉलीथीन का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में पढ़ना है, पीवीसी का निर्माण क्या किस तरीके से होता है, बेकेलाइट का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, टेफ्लॉन किसे कहते हैं, टेरिलीन किसे कहते हैं, नायलॉन 6 कैसे बनता है, ब्यूना एस ब्यूना एन, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। तो वो सब टॉपिक कौन से चैप्टर का है, बहुलक चैप्टर का। बहुलक चैप्टर से वैसे सभी लोग भली भांति परिचित होते हैं, क्योंकि बचपन में ना यानी कि 9वीं 10वीं में जो क्लास रहता है 9वीं 10वीं में इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, क्लियर है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे, शुरुआत करेंगे, हेडिंग डालेंगे सभी लोग पॉलीमर करके। पॉलीमर, बहुलक, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बहुलक, ठीक है ना। बहुलक किसे कहते हैं, ध्यान समझना। उच्च अनुभार वाले ऐसे यौगिक, ध्यान देना, उच्च अनुभार वाले, उच्च अनुभार वाले ऐसे यौगिक जिनका निर्माण कम अनुभार वाले एक लक्ष्य से हुआ रहता है, एक लक्ष्य से हुआ रहता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलक। क्या बोलते हैं, बहुलक, समझना, ठीक है ना, ध्यान देना। उच्च अनुभार वाले ऐसे वृहद यौगिक बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वृहद। वृहद मतलब बड़ा मॉलिक्यूल, क्लियर है कि नहीं। उच्च अनुभार, ध्यान देना, उच्च अनुभार वाले ऐसे वृहद यौगिक जिनका निर्माण कम अनुभार वाले, जिनका निर्माण कम अनुभार वाले एकलक से हुआ रहता है। किससे हुआ रहता है, एकलक से, तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलक। क्या बोलते हैं, बहुलक। समझने का कोशिश करो, जैसे कि बूंदी का लड्डू है, बहुत सारा बूंदी का लड्डू है, लड्डू बना है ये, ठीक है, तो बूंदी के एक छोटे से दाने से ही तो बना होगा, बूंदी के एक छोटे से दाने से ही तो बना होगा। तो ये जो छोटा सा दाना है इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, एकलक बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, एकलक। और इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, बहुलक। जब बहुत सारा एकलक मिल जाता है, ध्यान समझना, जब बहुत सारा एकलक मिलता है, बहुत सारा, एन मतलब क्या है, संख्या, तो वही किसका निर्माण करता है, आपका बहुलक का। किसका निर्माण करता है, बहुलक का। मान लो एक एकलक का वेट 2 ग्राम है, कितना है, 2 ग्राम, और ऐसा मान लो 200 ठोक मिला है, तो 2 दूनी 400, तो कितना ग्राम का बन जाएगा बहुलक आपका, 400 ग्राम का। कितने ग्राम का बन गया, 400 ग्राम। समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब जो बहुलक रहता है वो किससे मिलकर बना होता है, एकलक से। एकलक का भार बहुत ही कम होता है, एकलक का भार बहुत ही कम होता है, और जब ये बहुत सारे मिल जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, बहुलक का। किसी कोई दिक्कत है क्या, नहीं। बहुलक को हम लोग बोलते हैं क्या, पॉलीमर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलीमर। और एकलक को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमर। क्या बोलते हैं, मोनोमर, क्लियर है कि नहीं। तो जब बहुत सारे मोनोमर, ध्यान समझना, जब बहुत सारे मोनोमर आपस में जुड़ते हैं और आपस में जुड़ करके वृहद अनुभार वाले वृहद यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बहुलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुलक। समझ आया कि नहीं, ये क्लियर है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, ये क्लियर है ना, ठीक है। परिभाषा दे डालोगे क्या, बहुलक किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे, वृहद अनुभार वाले ऐसे यौगिक जो कि निम्न अनुभार वाले एकलक से मिलकर के बने होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बहुलक। क्या बोलते हैं, बहुलक। एग्जांपल के लिए समझना, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथिन। डबल बॉन्ड है, ठीक है, 2 कार्बन है तो एथ, डबल बॉन्ड है तो इन, एथिन। मान लो ये एथिन बहुत सारा है, एन करके लिख दिया, एन करके लिख दिया, मतलब ये क्या है, बहुत सारा। तो ये जो एथिन है, जैसे कि एक समझने का कोशिश करना, ये एक एथिन है, एक और एथिन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर प्लस किया CH2 डबल बॉन्ड क्या है, CH2। ध्यान समझना, ये ऐसा एथिन है, सो मैनी ऑन, बहुत सारा है, इधर भी है और इधर भी है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पर ध्यान से समझने का कोशिश करो, ये जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो गया किसमें, सिंगल बॉन्ड में। किसमें, सिंगल बॉन्ड में। ये जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में, ये डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में, ऐसे जाएगा, क्लियर है कि नहीं। तो ऐसा समझो CH2, इधर भी कोई रहा होगा सिंगल बॉन्ड, फिर CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, तो ऐसा बहुत सारा चलते रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं। अब देखो ये एक एकलक अणु था, यदि ऐसी बहुत सारा एकलक अणु मिल जाए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसा 8 ठोक था, यदि ऐसा बहुत सारा मिल जाए तो ये किसका निर्माण कर रहे हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का। और यहाँ पास क्या लिख देंगे, N। क्या लिख देंगे, N।
जो यहाँ सामने रहता है उसी को कहाँ लिखा जाता है, नीचे में। क्लियर है कि नहीं? मान लो यहाँ पास 5 रहता तो यहाँ पास ऐसा बॉन्ड को तोड़ते एक बॉन्ड, ध्यान देना इधर और कोई होगा तो उसका बॉन्ड आता, इधर का बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ ना। पूरा सीखेंगे क्रियाविधि कैसे बनता है। क्लियर है ना? पहले तो नॉर्मली समझो। तो ये बॉन्ड डबल बॉन्ड को क्या कर दिया हम लोग, सिंगल बॉन्ड कर दिए। क्या कर दिए, सिंगल बॉन्ड। तो इधर और अणु जुड़ सकता है, इधर भी और अणु जुड़ सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये जब एक एकलक अणु है तो जब ये बहुत सारे एकलक अणु आपस में जुड़ता है तो ये किसका निर्माण करता है, आपका बहुलक का। किसका निर्माण करता है, बहुलक का। तो ये एथिन था, या इसी को बोलते हैं एथिलीन। क्या बोलते हैं, एथिलीन। जब बहुत सारा हो गया तो वर्ड जुड़ जाता है पॉली, पॉलीएथिलीन। क्या नाम हो गया, पॉलीएथिलीन। और लगातार बार बार बोलते गए तो पॉलीएथिलीन पॉलीथीन हो गया। समझ रहे हो कि नहीं? पॉलीथीन पढ़ते हो ना, अरे यूज करते हो पॉलीथीन। समझ आ रहा है कि नहीं? अरे झिल्ली जी, झिल्ली। क्लियर है कि नहीं? तो ये पॉलीथीन, पॉलीएथिलीन, रियल नाम क्या है, पॉलीएथिलीन। यहां तक समझ आया कि नहीं? आगे बढ़ जाए क्या, पॉलीथीन, एथिन है ना, पॉलीथीन ऐसा बोला जाता है। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ जाए क्या, तो जब बहुत सारे एकलक अणु आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, आपके बहुलक का। किसका निर्माण कर देते हैं, बहुलक का। यहां तक क्लियर है? तो ये पहला उदाहरण दे दिया मैं आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये N है, ये है क्या आपका एथिन। क्या है, एथिन। जब उत्प्रेरक उपस्थित रहा, ठीक है, और इसको जब मैं रेड हॉट ट्यूब में डाला, ठीक है ना, रेड हॉट ट्यूब में डाला तो ये इसका जो बॉन्ड था वो टूट गया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ऐसा। क्लियर है? और ये N को कहाँ लिख दिए, पीछे। तो ये जो एथिन था वो क्या हो गया, आप पॉलीथीन हो गया। क्या हो गया, पॉलीथीन। ये यहाँ पास क्या था, मोनोमर बोलते थे इसको। क्या बोलते थे, मोनोमर। अब ये यहाँ पास क्या बन गया, पॉलीमर। किसमें कन्वर्ट हो गया, पॉलीमर। समझ आया कि नहीं? किसमें कन्वर्ट हो गया, पॉलीमर। यहाँ तक क्लियर है? तो जब बहुत सारे एकलक अणु आपस में मिलते हैं, N लिखो ना, मतलब मैनी, बहुत सारे हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना करो 100 करोगे तो 100, यदि N का संख्या 100 से ज्यादा रहता है ना तो उसको ऑलिगोपॉलीमर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ऑलिगोपॉलीमर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो ऐसा बहुत सारा संख्या हो सकता है, तो इतना लंबा चौड़ा हम लोग थोड़ी लिखेंगे, 100 रहेगा तो 100 थोड़ी CH2 करेंगे, तो लास्ट में क्या कर देते हैं, N करके लिख देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ये एक उदाहरण हो गया पॉलीथीन का। दूसरा एक और उदाहरण देख लो, तो CH2 डबल बॉन्ड CHCl 2 3 4, ठीक है ना। ध्यान देना, इसको हम लोग बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, विनाइल क्लोराइड। अब ये विनाइल क्लोराइड बहुत सारा है, ये विनाइल क्लोराइड क्या है, बहुत सारा। हम लोग क्या करते हैं, इसका डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, ये CH2 सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये CH और ये Cl, और ये इधर आ जाएगा बॉन्ड। क्लियर है कि नहीं? देखो ना, कार्बन की संयोजकता 4, 1 2 3 और इसको करके 4, इसको ऐसे कर दिया और ये N को कहाँ लगा दिया, नीचे में। क्लियर है? तो इसी को आप बोलते हैं हम लोग क्या, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और इन शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसी को, PVC। क्या बोलते हैं, PVC। और उसी पाइप में तुम लोग को ठोका था एक बार। समझ आया, PVC। अब समझ आया, PVC कोई कंपनी नहीं है, ये बहुलक का नाम है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या है ये, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पाइप बनता है इसका। क्लियर है कि नहीं? पॉलीथीन तो सब लोग जान रहे हो, तो ये दैनिक जीवन में रसायन वाला चीज है भैया अपना, पॉलीथीन। और आपका क्या हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्लियर है कि नहीं? तो ये क्या है, आपका विनाइल क्लोराइड एकलक है। क्या है, एकलक है। और ये क्या है, बहुलक है। क्या है, बहुलक। दोनों एग्जाम्पल याद हो गया, पेपर में आएगा। पॉलीथीन बनाओ और PVC बनाओ, बताएंगे और क्या कौन कौन सा उत्प्रेरक लेते हैं, लेकिन पहले तो नॉर्मली यहाँ तक जाना। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? जहाँ N बराबर क्या है, एकलक की संख्या। N बराबर क्या है, एकलक की संख्या। किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो सबसे पहले हम लोग अभी क्या पढ़े, बहुलक किसे कहते हैं उसका परिभाषा, फिर हम लोग पढ़े किसके बारे में, एकलक के बारे में, और उदाहरण दे दिए बहुलक का। क्लियर है? तो आपके पेपर में मान लो आ गया क्वेश्चन कि बहुलक किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाइए, तो इतना ही लिखना है। पहले परिभाषा दे देना, फिर उदाहरण लिख देना, 2 उदाहरण लिख देना, और दोनों याद रहेगा कि नहीं, CH2 डबल बॉन्ड CHCl और CH2 एथिन, एथिलीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड। पहले तो 2 एग्जाम्पल याद हो गया, आप सबको याद हो गया, पेपर में आते ही आता है ना। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं, ध्यान से समझना ना, समबहुलक किसे कहते हैं और सहबहुलक किसे कहते हैं। ध्यान से समझना, समबहुलक एक होता है आपका समबहुलक, होमोपॉलीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, होमोपॉलीमर। और एक होता है आपका सहबहुलक, सहबहुलक, बहुकलक, बहु का किस्मत। ठीक है ना, ध्यान दो, समबहुलक और एक हो गया आपका सहबहुलक।
सहबहुलक का एक और नाम है मिश्रित बहुलक। क्या नाम है? मिश्रित बहुलक। क्लियर है कि नहीं? समबहुलक एक हो गया, समबहुलक और एक हो गया सहबहुलक। इसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोपॉलीमर। क्या बोलते हैं? हेटेरोपॉलीमर। ध्यान से समझना, समबहुलक का परिभाषा ऐसा बहुलक जो एक ही प्रकार के एकलक अणुओं के संयोजन से बनता है। एकलक अणु के संयोजन से बनता है, संयोजन से बनता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समबहुलक। क्या बोलते हैं? समबहुलक। समझने का कोशिश करो। एग्जाम्पल अब भी दिया था, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक एथिन, फिर जोड़ा CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर जोड़ा CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो ये मोनोमर, ये मोनोमर, ये मोनोमर सब सेम टू सेम है, तो सब के सब आपस में क्या हो गया है? जुड़े। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब एकलक सेम टू सेम होता है, एक ही प्रकार का एकलक है CH2 डबल बॉन्ड CH2 NH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, रेड हॉट ट्यूब में इसको विसर्जित किए, गर्म तप्त नलिका में जी। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यस, और ये N लगा दिया। क्लियर है कि नहीं? एक ही प्रकार का है। तो पॉलीथीन एक प्रकार का कैसा बहुलक है? समबहुलक। केवल एथिन अणु के बारंबार पुनरावृत्ति से क्या हुआ? ये बना है। वैसे ही सेम टू सेम और कौन सा उदाहरण दे सकता हूं मैं? PVC भी तो है क्या? CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ठीक है, ये बहुत सारा इसका अणु ले लिया, बहुत सारा सेम टू सेम ऐसी अणु को लूंगा, एक ही प्रकार का एकलक लूंगा, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, और ये लगा देंगे लास्ट में क्या? N। तो पॉलीथीन और आपका क्या? PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये दोनों उदाहरण हो जाता है आपका समबहुलक। मतलब ऐसा बहुलक जो एक ही प्रकार के एकलक के जुड़ने से बना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समबहुलक। क्या बोलते हैं? समबहुलक। दूसरा बात करते हैं सहबहुलक। क्या है? सहबहुलक। ऐसा बहुलक जो एक से अधिक प्रकार के एकलक के जुड़ने से बना हो, एकलक के जुड़ने से बना होता है। अब इसका जो एग्जाम्पल रहेगा ना, ठीक है, हम लोग अभी आगे कवर करेंगे। क्लियर है ना? पहले तो इतना जानो, एक समबहुलक होता है और एक सहबहुलक। यदि सेम टू सेम मोनोमर हो, सेम टू सेम सब, तो वो क्या होगा? सम। लेकिन मान लो डिफरेंट टाइप का आ जाए, तो वो निर्माण कर देता है आपका किसका? सहबहुलक का निर्माण करता है। किसका? सहबहुलक का। सहबहुलक का एग्जाम्पल जैसे तुम लोगों को दे रहा हूं, एग्जाम्पल बस याद रख लेना। जैसे पॉलीथीन और PVC था ना, इसमें याद रखना ब्यूना N, बेकेलाइट। बेकेलाइट क्या है पता है? बेकेलाइट के बारे में कोई जानता है क्या? बेकेलाइट, ये जो तुम लोगों को स्विच बोर्ड दिखता है ना, स्विच बोर्ड, वो जिस विशेष प्रकार के प्लास्टिक से बना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेकेलाइट। क्या बोलते हैं? बेकेलाइट। नॉर्मल जो प्लास्टिक रहता है, यदि उसके ऊपर मैं टेम्परेचर करूं तो पिघल जाएगा वो, लेकिन ये एक विशेष प्रकार का है। ठीक है, विशेष प्रकार का प्लास्टिक है जिसके ऊपर यदि टेम्परेचर पड़े, विद्युत धारा जा रहा है ना, टेम्परेचर बढ़े तो वो और ज्यादा मजबूत होता है, गलता पिघलता नहीं है। क्लियर है कि नहीं? ताप दृढ़ प्लास्टिक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ताप दृढ़ प्लास्टिक। एक होता है ताप सुनम्य प्लास्टिक, जैसे कि तुम्हारा पॉलीथीन होता है, टेम्परेचर देंगे तो वो क्या हो जाता है? गल जाता है, पिघल जाता है, लेकिन ये टेम्परेचर देने पर और कठोर होता है। क्लियर है? तो एक ताप दृढ़ प्लास्टिक होता है, एक ताप सुनम्य होता है, पढ़ेंगे अभी कुछ देर में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लिए क्या? बहुलक किसे कहते हैं? बहुलक का उदाहरण एकलक से बनता है, एकलक के बारे में पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग एकलक के उपस्थिति के आधार पर यदि सेम टू सेम एकलक हो तो किसका निर्माण करेंगे? समबहुलक। और अलग अलग प्रकार के हो तो सहबहुलक। जैसे जब बेकेलाइट बनेगा ना, तो बेकेलाइट में फिनॉल भी रहेगा और फॉर्मेल्डिहाइड रहेगा, दो अलग अलग मोनोमर, और दोनों जुड़ेगा, और वो किसका निर्माण करेगा? बेकेलाइट का। ब्यूना एस ब्यूना एन में भी वैसी कहानी चलेगा। क्लियर ना? तो इनका एग्जाम्पल बाद में करेंगे, पहले नाम बस जानो। एक होता है समबहुलक और एक होता है सहबहुलक। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं मैं? हो गया क्या ये? ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे बहुलकों का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? बहुलक का वर्गीकरण। बहुलक का वर्गीकरण 4 प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। मैं सबसे पहले वर्गीकरण कर रहा हूं स्रोत के आधार पर, मतलब वो किससे मिल रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? बहुलकों का वर्गीकरण, हेडिंग डालो, बहुलकों का वर्गीकरण।
सबसे पहला जो वर्गीकरण कर रहे हैं वो उत्पत्ति के आधार पर या जिससे वो प्राप्त होता है स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर। क्लियर है? बहुलकों का हम लोग वर्गीकरण कर रहे हैं किसके आधार पर? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। सबसे पहला है प्राकृतिक बहुलक। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्राकृतिक बहुलक। ऐसे बहुलक जो प्रकृति में उपस्थित हैं, जंतु और पादप से प्राप्त किए जाते हैं, उनको बोला जाता है क्या? प्राकृतिक बहुलक। जंतु तथा पादप से प्राप्त होने वाले बहुलकों को क्या बोलते हैं हम लोग? प्राकृतिक बहुलक। समझना, जैसे कि ध्यान से समझना ना, एग्जाम्पल दे रहा हूं। प्रोटीन है जितना भी जिसको हम लोग बाहर से प्राप्त करते हैं। अब प्रोटीन देखो किसका बहुलक है? बहुत सारा अमीनो एसिड है, वही जुड़ा होगा। क्लियर है? तो वो क्या बना दिया? तुम्हारा प्रोटीन बनाया होगा। क्या बनाया होगा? प्रोटीन। अमीनो एसिड रहता है ना, बहुत सारा अमीनो एसिड लगातार क्या होते जाता है? जुड़ता है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, और वही पॉलीपेप्टाइड चेन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है? आपका प्राकृतिक बहुलक है। क्या है? प्राकृतिक बहुलक। जंतु और पादप में मिलता है ना प्रोटीन, तो ये भी किसका उदाहरण हो गया? आपका प्राकृतिक बहुलक का। दूसरा, आप लोग पॉलीसेकेराइड याद रख सकते हो, तो उदाहरण में क्या याद रख सकते हो? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड ध्यान समझना, एक होता है आपका स्टार्च का उदाहरण याद रखना है, और एक याद रखना है आपको किसके बारे में? सेल्यूलोज के बारे में। किसके बारे में? सेल्यूलोज। स्टार्च जो रहता है जंतुओं में भोज्य पदार्थ के रूप में रहता है, और सेल्यूलोज सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है। जब ध्यान समझना अल्फा डी ग्लूकोज लगातार जुड़ते जाएगा, कौन? अल्फा डी ग्लूकोज, तो निर्माण करता है किसका? स्टार्च का। किसका? स्टार्च का। बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ेंगे। अल्फा डी ग्लूकोज का जब बारंबार पुनरावृत्ति होगा, किसका निर्माण कर देगा? स्टार्च का। और जब बीटा डी ग्लूकोज का बार-बार, बीटा डी ग्लूकोज का ये मोनोमर है, तो इसका बारंबार पुनरावृत्ति होगा, तो वो किसका निर्माण करेगा? सेल्यूलोज का। किसका? सेल्यूलोज का। क्लियर है कि नहीं? यहां तक समझ आया? मानव जो रहता है केवल स्टार्च को पचा पाता है, सेल्यूलोज को पचा नहीं पाता। मतलब तुम लोग जो सब्जी भाजी खाते हो ना, उसको ध्यान समझना, वो तुम्हारे बॉडी के अंदर पचता है क्या? नहीं, वो रफेज के रूप में बस काम करता है। क्लियर है कि नहीं? इस कारण सलाद जो रहता है उसको सबसे पहले खाना में खाना चाहिए बोलते हैं। क्लियर है? तो वो हमारे पाचन तंत्र को, आहार तंत्र को क्या करता है? साफ करता है। क्लियर है कि नहीं? चलो आगे बढ़ जाए क्या? तो प्राकृतिक बहुलक में पहले तो प्रोटीन हो गया, बहुत सारा जब अमीनो अम्ल जुड़ता है तो क्या बनाता है? प्रोटीन। पॉलीसेकेराइड हो गया, क्या हो गया आपका? पॉलीसेकेराइड। वैसे ही उदाहरण याद रख सकते हो प्राकृतिक रबर का। तुम लोग मोगली देखे हो? मोगली, उसमें एक एपिसोड रहता था, पेड़ से यानी कि गोंद इकट्ठा हो जाता था, फिर रबर बनता था, फिर शेर खान उसको अपने नाखून में से छुपा लेता था। ठीक है? तो वो जो रबर है वो कैसा रबर है? प्राकृतिक रबर। क्या है? प्राकृतिक रबर। समझ आया कि नहीं? ये हमको प्राप्त होता है लेटेक्स से। बघीरा का हाथ ले लेटेक्स से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? लेटेक्स से। अरे मोगली लूंगी, इधर ध्यान दो। ठीक है ना? ठीक है? प्राकृतिक रबर किससे प्राप्त होता है? लेटेक्स से। किससे प्राप्त होता है? लेटेक्स से। यहां तक क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान से समझना, प्राकृतिक रबर जो रहता है ना, ठीक है, इसका जो इकाई रहता है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोप्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोप्रीन। ध्यान से समझना, एकलक का नाम है क्या? प्राकृतिक रबर के एकलक का नाम क्या है? आइसोप्रीन। क्या नाम है? आइसोप्रीन। क्लियर है? इसका फॉर्मूला मैं तुम लोगों को बताऊंगा, C5H8 होता है। C5H8 याद रखना, एक एक नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है ना। प्राकृतिक रबर जो रहता है लेटेक्स से प्राप्त होता है। लेटेक्स से बना रहता है किससे? आइसोप्रीन से। आइसोप्रीन का फॉर्मूला क्या है? C5H8। क्या है? C5H8। अभी तो नॉर्मली ये याद रखो, फिर पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ये जो प्राकृतिक रबर रहता है वो उतना ज़्यादा मजबूत नहीं रहता, वो आसानी से क्या हो सकता है? टूट सकता है। तो प्राकृतिक रबर में हम लोग क्या करते हैं? सल्फाइड का एंट्री कराते हैं। किसका? सल्फर का। ठीक है ना? प्राकृतिक रबर जो रहता है, ध्यान समझना, प्राकृतिक रबर में हम लोग क्या करते हैं? सल्फाइड या सल्फर एंट्री कराते हैं। किसको एंट्री कराते हैं? सल्फर। और सल्फर द्वारा इसका क्या होता है? क्रॉस लिंकिंग होता है। क्या होता है? क्रॉस लिंकिंग। ठीक है? जिससे जो रबर रहता है ना, रबर जो रहता है उसका प्रत्यास्थता बढ़ जाता है। रबर का प्रत्यास्थता क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ध्यान से समझने का कोशिश करो। मान लो ये प्राकृतिक रबर है, ये एक और प्राकृतिक रबर है। इनको यदि मैं खींचता हूं तो ये आसानी से टूट जा रहा है। क्या होते जा रहा है? टूट जा रहा है।
तो इसका प्रत्यास्थता के गुण को मेरे को बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये टूटे ना, भंगुर ना हो। तो हम लोग क्या करते हैं, सल्फर को प्रवेश कराता है। सल्फर का संयोजकता कितना होता है, 2। कितना होता है, 2। ऑक्सीजन फैमिली है ना, ठीक है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रवेश कराता है, क्या, डाइसल्फाइड, देखो ऐसा टाइप का। और ये जो प्रोसेस है ना जिसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड को क्रॉस लिंकिंग करवा रहे हैं, ये देखो क्रॉस बना करके लिंक करा रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं वल्कनीकरण। वल्कनीकरण क्या बोलते हैं, वल्कनीकरण, भूलना नहीं, क्या बोलते हैं, वल्कनीकरण। भूलोगे थोड़ी जी, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा ये C5H8 का डायग्राम कैसे बनेगा, बना दूं क्या, 1 2 3 4, ठीक है। ये CH3, ठीक, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, देखो आप, ठीक है। यहाँ पास एक हाइड्रोजन, तो 1 2 3 CH2, यहाँ पास CH2। अब देखो तो यहाँ पास क्या जाएगा, 3 और 1 4, 2 3 4, ठीक। देखो C5H8 है, ध्यान देना ना कैसे बनाना है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन के डबल बॉन्ड इधर, इधर डबल बॉन्ड, याद रखना पड़ेगा ना, क्लियर है। ऐसा हो गया। उसके बाद संयोजकता पूरा करो किसका, हाइड्रोजन का, इधर 3 इधर 2 इधर 2, 3 2 5, 5 2 7, और यहाँ पास करके 8, कितना हो गया, 8। तो वही तो है क्या, C5H8। यदि इसका नामकरण करूं, यदि इसका नामकरण करें तो कैसे हो जाएगा, इधर से नामकरण 1 2 3 4, इधर से करेंगे तीसरा नंबर आता ना, इधर से करेंगे तो दूसरा नंबर। नामकरण करो 2 मेथिल, 2 मेथिल, टोटल कितना है, 4, क्या है, 4। तो ब्यूट क्या हो जाएगा, ब्यूट, पहला पोजीशन और तीसरा 1,3 डाई इन, 2 मेथिल ब्यूट 1,3 डाई इन, ठीक है ना, ब्यूटाडाई इन बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, ब्यूटाडाई इन। तो आइसोप्रीन का एक और क्या नाम है, 2 मेथिल ब्यूटाडाई इन। अरे ब्यूटा आएगा ना, सेम पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगा रहता है। IUPAC नामकरण एक बार पढ़ना, ठीक है। सब लोग लेक्चर देखना आज से, ठीक है। एक दिन में एक लेक्चर कंप्लीट करो, किसका, IUPAC का, भेज दूंगा आज ग्रुप में, क्लियर है। तो नामकरण पूरा क्लियर हो जाएगा। एक दिन में कितना लेक्चर देखना है, केवल और केवल 1, ठीक है। 5 से 6 दिन तक पढ़ोगे, पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया। तो हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक रबर के बारे में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, प्राकृतिक रबर का इतना डिटेल सबको समझ आया। प्राकृतिक बहुलक, ध्यान देना, प्राकृतिक बहुलक किसे कहते हैं, जो जंतु तथा पादप से प्राप्त होता है। उदाहरण दे दिया, प्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड है, ये किससे प्राप्त होता है, हमको जंतुओं से। पादप से हमको प्राकृतिक रबर मिला, लेटेक्स से। लेटेक्स का जो एकलक है उसका नाम क्या है, आइसोप्रीन, C5H8। डायग्राम बना दिया मैं। नामकरण देखे, 2 मेथिल ब्यूटा 1,3 डाई इन, क्लियर है। प्राकृतिक रबर में यदि मैं सल्फर का क्रॉस लिंकिंग कराऊं, किसका, सल्फर का, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं वल्कनीकरण, जिससे रबर का प्रत्यास्थता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहां तक क्लियर है कि नहीं। अब ये हो गया आपका प्राकृतिक बहुलक। दूसरा बहुलक होता है आपका कृत्रिम बहुलक या संश्लेषित बहुलक, ठीक है। पहला हो गया प्राकृतिक बहुलक। अब दूसरा प्रकार देखते हैं ना उत्पत्ति के आधार पर, कौन सा होगा, कृत्रिम बहुलक या संश्लेषणात्मक बहुलक। संश्लेषणात्मक बहुलक मतलब ऐसा बहुलक जिसको लैब में, प्रयोगशाला में मनुष्य द्वारा बनाया गया हो। क्लियर है कि नहीं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कृत्रिम बहुलक। क्या बोलते हैं, कृत्रिम बहुलक। जैसे कि तुम लोग अभी पढ़े हो, PVC है, पॉलीथीन है, बेकेलाइट है, इन सबको प्रयोगशाला में मनुष्य द्वारा क्या किया गया है, बनाया गया है। क्लियर है कि नहीं। इन सबको मनुष्य द्वारा प्रयोगशाला में क्या किया गया है, बनाया गया है। तो ये कौन से बहुलक कहलाएंगे, कृत्रिम बहुलक। कैसे बहुलक कहलाएंगे, कृत्रिम। तीसरा एक और प्रकार होता है अर्ध संश्लेषित बहुलक। अर्ध संश्लेषित बहुलक, अर्ध संश्लेषित बहुलक मतलब देखो, इसको टोटली मनुष्य बनाया है ना, कोई भी प्राकृतिक स्रोत का उपयोग किया है क्या, वो नहीं, ठीक है। अर्ध संश्लेषित बहुलक क्या होता है कि हमको जो बहुलक प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, उस प्राकृतिक बहुलक में हम लोग क्या करते हैं, कोई रासायनिक पदार्थ मिला देते हैं। क्या कर देते हैं, रासायनिक पदार्थ मिला देते हैं। मतलब आधा ये और आधा ये वाला, यानी पहले से जो बहुलक है उसमें कोई केमिकल मिला दो, तो केमिकल मिलाने पर हमको जो बहुलक मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्ध संश्लेषित बहुलक। क्या बोलते हैं, अर्ध संश्लेषित बहुलक। ये टोटली बनाया गया है, एथिन को लिए डायरेक्ट बना दिए, पहले से इसका कोई था क्या, नहीं। क्लियर है ना। पहले से ये उपस्थित था क्या प्रकृति में, नहीं। लेकिन प्राकृतिक बहुलक जो है पहले से प्रकृति में उपस्थित है।
मान लो ये जो प्राकृतिक बहुलक है उसमें मैं कोई केमिकल मिलाया और उससे कोई नया बना रहा हूँ, मॉडिफिकेशन बस कर रहा हूँ। पहले से बहुलक है उसमें हल्का सा कोई केमिकल मिला करके क्या कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो वो जो बहुलक बनता है उसको हम लोग बोलेंगे अर्ध संश्लेषित बहुलक। क्या बोलते हैं, अर्ध संश्लेषित बहुलक। जैसे कि सेल्यूलोज रहता है, अब बीच पढ़े हो ना पॉलीसेकेराइड में, क्या पढ़े हो, सेल्यूलोज। पादप कोशिका में क्या मिलता है आपका, सेल्यूलोज। मान लो ये जो सेल्यूलोज है इसमें हम लोग क्या मिला दिए, एसिटिक एसिड मिला दिए। क्या मिला दिए, एसिटिक एसिड। अब ये क्या है, एक केमिकल है या एसिटिक एसिड ना बोल, एसिटिक एनहाइड्राइड मिला है, एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या मिला देते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। सेल्यूलोज है उसमें क्या मिला देते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। और H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराता है। किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। तो हमको मिल जाता है सेल्यूलोज एसीटेट। क्या मिलता है, सेल्यूलोज एसीटेट। और इसी का नाम है रेयॉन। क्या नाम है, रेयॉन। नैलॉन, रेयॉन ऐसे करके रेशा पढ़ते हो ना तुम लोग, क्लियर है ना। तो वैसे ही ये एक रेशा है रेयॉन। और ये कैसा बहुलक है, अर्ध संश्लेषित बहुलक। कैसा बहुलक है, अर्ध संश्लेषित बहुलक। किसी कोई दिक्कत नहीं ना। तो स्रोत के आधार पर कितने प्रकार के बहुलक, 3। पहला प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम, तीसरा अर्ध संश्लेषित। प्राकृतिक जो प्रकृति में उपस्थित है, पादप और जंतु से मिलता है। कृत्रिम जो प्रयोगशाला में बनाया गया है। और अर्ध संश्लेषित प्राकृतिक बहुलक है, उसमें कोई रासायनिक पदार्थ मिला दिए उससे बना। तीनों के एग्जाम्पल याद रखना, क्लियर है कि नहीं। बहुलक का ये पहला वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण देखते हैं संरचना के ऊपर आधारित। पहला उत्पत्ति के आधार पर था, ये संरचना के ऊपर आधारित, संरचना के ऊपर आधारित वर्गीकरण है बहुलक का। ठीक है, बहुलक जो रहते हैं मेनली कितने प्रकार का संरचना दिखाते हैं, 3 प्रकार का। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। पहला एक होता है आपका रेखीय बहुलक। कौन सा बहुलक होता है, रेखीय बहुलक। आप ध्यान से समझना, एकलक अणु ना, एकलक अणु आपस में जुड़ते हैं, वह रेखीय संरचना बनाते हैं। मतलब कोई साइड चेन वगैरह नहीं रहेगा। ध्यान देना, ये एक एकलक अणु है, ये दूसरा एकलक अणु है, ये तीसरा एकलक अणु है, ये चौथा एकलक अणु, सीधा जुड़ा तो एक रेखीय संरचना बनाया। अब ऐसा बहुत सारा, जब ध्यान से समझना ना, बहुत सारा एकलक अणु जुड़ करके रेखीय संरचना बनाता है, आपस में ऐसे जुड़ते हैं। क्लियर है कि नहीं। ये आपस में जुड़ करके क्या हो जाता है, संकुलित हो जाता है, क्लोज पैकिंग करते हैं। क्या करते हैं, क्लोज पैकिंग। क्लियर है कि नहीं, क्या करते हैं, क्लोज पैकिंग। तो जो बहुलक बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय बहुलक। समझ आया कि नहीं, क्या बोल रहा हूं। जब एकलक अणु आपस में जुड़ करके कैसा संरचना बना देते हैं, रेखीय। और ऐसा बहुत सारा रेखीय बहुलक आपस में एक साथ ऐसे जुड़ता है। क्लियर है कि नहीं। ऐसा समझो कि झाड़ू रहता है ना, कौन सा वाला झाड़ू, लंबा सीधा, कैसे बोलते हैं जी, ये सीधा वाला, कांटा वाला नहीं ना, ऐसा निकला नहीं रहेगा ना साइड। अरे नहीं, छीन वाला नहीं, बांस, बांस का जो आता है ना सीधा ऐसा पतला पतला, ऐसा समझो कि उनको, हाँ, इसको ऐसा एक बार एक जगह में बांध दिए, बहुत ज्यादा मजबूती के साथ रहेगा ये। क्लियर है कि नहीं। अच्छा याद रखना, ध्यान समझना, इनका पैकिंग बहुत ही ज्यादा क्या होता है, क्लोज होता है। क्या होता है, क्लोज, क्लोज पैकिंग होता है। कैसा पैकिंग होता है, क्लोज पैकिंग। और क्लोज पैकिंग होने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा क्या होता है, उच्च होता है। क्या होता है, बहुत ही ज्यादा उच्च। और तनन सामर्थ्य, तनन सामर्थ्य भी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा उच्च होता है। दिमाग में छापना, रेखीय बहुलक किसे कहते हैं। नॉर्मली समझो, जब बहुत सारे बहुलक आपस में मिल करके एक रेखीय संरचना का निर्माण करते हैं, और ये रेखीय संरचना वाले बहुत सारे बहुलक लाइन से अरेंजमेंट हो जाते हैं, और कैसा संरचना बना देते हैं, क्लोज पैकिंग होकर के संरचना बना देते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो ये जब क्लोज पैकिंग है तो एकदम एक साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे तो इनका तनन सामर्थ्य क्या रहेगा, बहुत ही ज्यादा। मजबूती क्या रहेगा, बहुत ही ज्यादा। तो इसको तोड़ने के लिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मान भी क्या होगा, ज्यादा। क्या होगा, ज्यादा। समझ आया कि नहीं। ऐसा समझो कि ये झाड़ू है, झाड़ू का जो एक एक क्या बोलना चाहिए, तिनका जो रहता है उसको एकदम जोड़े गया है। क्लियर है ना। और इस कारण वो एकदम ज्यादा मजबूती के साथ है, ऐसा वाला है। क्लियर है कहानी। दूसरा देखते हैं, ये हो गया रेखीय बहुलक। दूसरा होता है शाखित श्रृंखला बहुलक। शाखित श्रृंखला बहुलक। अच्छा, इसको एग्जाम्पल नहीं दिया हूं मैं। रेखीय बहुलक का एग्जाम्पल है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। रेखीय बहुलक का उदाहरण है क्या आपका, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन। उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन। जब तुम लोग ध्यान समझना,
जब आप लोग क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं कपड़ा लेने के लिए गए, तो वहाँ जो पॉलीथीन देते हैं जो मजबूत रहता है, क्लियर है ना, वो है क्या, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, रीयूजेबल है, उसको और बार बार तुम लोग यूज कर सकते हो। लेकिन एक लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है जो दुकानदार लोग देते हैं, जिसके ऊपर बार बार क्या लगता है, बैन लगता है, जो हमारे पर्यावरण के लिए क्या है, नुकसानदायक है, क्लियर है कि नहीं। तो जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है वो उदाहरण है आपका किसका, रेखीय बहुलक का, किसका, रेखीय बहुलक का। और क्या हो सकता है उदाहरण, पीवीसी है, बहुत मजबूत होता है, ठीक है, तो वो भी उदाहरण है किसका, रेखीय बहुलक का, किसका है, रेखीय बहुलक का। बात करते हैं हम लोग शाखित श्रृंखला बहुलक का, क्लियर ना। इसका जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला में क्या लगा रहता है, ऐसा साइड चेन लगा रहता है, क्या लगा रहता है, साइड चेन, क्लियर है कि नहीं। ऐसा श्रृंखला बन रहा है लेकिन इसमें साइड चेन में कोई दूसरा ग्रुप भी उपस्थित होता होगा, क्लियर है कि नहीं। और जहां पास साइड चेन लग गया तो वो क्या क्लोज पैकिंग कर पाएगा, क्या क्लोज पैकिंग इसमें अच्छे से हो पाएगा, क्या नहीं। ये ज्यादा अच्छे से पास पास आ पाएंगे, क्या नहीं। झाड़ू को देखना जिसमें ऐसा आइट साइड में भी सीखे निकल गया रहता है, क्लियर है कि नहीं, तो वो झाड़ू ज्यादा दिन टिकता है, क्या नहीं। यानी कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसके अपेक्षा क्या रहेगा, कम रहेगा, क्या रहेगा, कम रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तनन सामर्थ्य भी क्या होगा, इसका कम होगा, तनन सामर्थ्य भी क्या होगा, कम। समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब जहां साइड चेन आ गया, जहां साइड चेन आ गया तो वो अच्छे से क्लोज पैक नहीं हो पाएंगे, क्लोज पैक नहीं हो पाएंगे तो उनको तोड़ना क्या होगा, आसान। इस कारण मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या रहेगा, कम। कम टेम्परेचर पर ही वो जो बहुलक रहेगा वो टूट जाएगा, क्लियर है कि नहीं। आगे बढ़ जाऊं, इसका उदाहरण दे दें क्या, इसका उदाहरण है आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन। क्या है, लो डेंसिटी पॉलीथीन, उदाहरण याद रखना, क्या, लो डेंसिटी पॉलीथीन। यहां तक क्लियर है। तो कितने प्रकार का बहुलक हो गया, संरचना के आधार पर दो। यदि सीधा श्रृंखला है तो रेखीय बहुलक, सीधा श्रृंखला में साइड चेन लग गया तो शाखित श्रृंखला बहुलक, क्या हो गया, शाखित श्रृंखला बहुलक। तीसरा होता है तिर्यक बंध बहुलक। बढ़ जाए क्या आगे, तीसरा बहुलक है आपका तिर्यक बंध बहुलक, तिर्यक बंध बहुलक, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जालक बहुलक। क्या बोलते हैं, जालक बहुलक, तिर्यक बंध बहुलक, या उसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, जालक बहुलक। ध्यान से समझना, इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो 3D रहता है। कैसे रहता है, 3D, क्लियर है कि नहीं। यहाँ पास तुम लोग जब पढ़ रहे हो तो ये 2D है। जैसे मैं यहाँ पास बाई चांस ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट अभी है, तो ये देखो ये 3D ऑब्जेक्ट है, मतलब आगे पीछे साइड अगल बगल ऊपर नीचे सभी एंगल से देख पा रहे हो इसको ना, क्लियर है कि नहीं। तो ये कैसा है, तिर्यक बंध बहुलक जो रहता है वो कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, आपका 3D स्ट्रक्चर बनाता है। कैसा बनाता है, 3D। लेकिन ये दोनों जो है वो कैसा है, 2D है। कैसा है, 2D। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, ये जो तिर्यक बंध बहुलक जो रहता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तनन सामर्थ्य सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा, सर्वाधिक। तो तुमको यदि क्रम पूछूं मैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और तनन सामर्थ्य का, सबसे ज्यादा किसके पास होगा, तिर्यक बंध बहुलक, उसके बाद रेखीय बहुलक, उसके बाद शाखित बहुलक। सबसे कमजोर बहुलक का संरचना ये है जिसमें अगल बगल में क्या लग जाए, साइड चेन लग जाए। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, तिर्यक बंध बहुलक में ध्यान से समझना ना, तिर्यक बंध बहुलक जो रहता है उसमें कौन सा बंध उपस्थित रहता है, सहसंयोजी बंध। कौन सा बंध उपस्थित रहता है, सहसंयोजी बंध। एग्जाम्पल बता दे क्या, एग्जाम्पल में याद रखना, बेकेलाइट बताया था ना अभी। बेकेलाइट क्या होता है, बेकेलाइट स्विच बोर्ड वाला जो प्लास्टिक रहता है ना, वो सब बिजली उपकरण में जिस प्लास्टिक को यूज करते हैं वो। दूसरा एक उदाहरण याद रखना, मेलामाइन। पार्टी में खाने खाने के लिए जाते हो तो जो प्लेट यूज करते हो ना, जो कि टेम्परेचर प्लास्टिक का ही है लेकिन वो खराब होता है क्या, नहीं। जैसे कि प्लास्टिक के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए बोलते हैं, तो कौन से प्लास्टिक के बर्तन में नहीं खाना चाहिए, जो पिघलने पर अपना केमिकल छोड़ देता हो। ये जो रहता है टेम्परेचर, ऐसा प्लास्टिक जिसके ऊपर जब खाना रखोगे, ये जो थाली रहता है वो और मजबूत रहता है, वो अपना केमिकल को उत्सर्जित उसमें करता है क्या, नहीं। ठीक है, तो क्रॉकरी आइटम जो बनता है ना आपका, मेलामाइन से बनता है। किससे बनता है, मेलामाइन से। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। आगे बढ़ जाएं तो हम लोग सबसे पहले तो किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार का होता है, बोले 3 प्रकार का। उसके बाद संरचना के आधार पर कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। आगे बढ़ जाएं क्या, ठीक है। बहुलकों का 2 प्रकार से वर्गीकरण हो गया। टोटल कितने प्रकार से होता है बोला मैं, 4 प्रकार से। तो ये 2 प्रकार हो गया। तीसरा बढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा वर्गीकरण है आपका बहुलक का संश्लेषण के आधार पर।
किसके आधार पर? संश्लेषण के आधार पर, संश्लेषण के आधार पर बहुलक के प्रकार, बहुलक के प्रकार किसके आधार पर? संश्लेषण। तुम उसका निर्माण किस तरीके से कर रहे हो, क्लियर है कि नहीं? बहुलक का निर्माण किस तरीके से हो रहा है उसके आधार पर ये कितने प्रकार का होता है? फिर से 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। पहले शुरुआत का कितने प्रकार का था? 3 प्रकार। ये कितने प्रकार का है? 2 प्रकार। मान लो, ध्यान समझना, एक होता है आपका संश्लेषण के आधार पर योगात्मक बहुलक। क्या होता है? योगात्मक बहुलक, या उसी को बोलते हैं श्रृंखला वृद्धि बहुलक। क्या बोलते हैं? श्रृंखला वृद्धि बहुलक। बहुत ज्यादा एमपी है, पेपर में आता है योगात्मक बहुलक और एक पढ़ेंगे संघनन बहुलक, दोनों में अंतर आ जाता है। क्लियर है ना? अंतर भी बन सकता है ना, जैसे कि अंतर आ सकता है रेखी, शाखित और तिर्यक बंद बहुलक में क्या अंतर है? अंतर बताइए। क्लियर है? तो अंतर बना सकते हो 3 नंबर के लायक। ठीक है, इसमें भी अंतर पूछ सकता है, प्राकृतिक, कृत्रिम और अर्धसंश्लेषित बहुलक में क्या अंतर है। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि एकलक और बहुलक में क्या अंतर है। समझ आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान देना, योगात्मक बहुलक किसे कहते हैं या श्रृंखला वृद्धि बहुलक किसे कहते हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, जब द्विबंध या त्रिबंध युक्त एकलक अणु, क्या वर्ड यूज किया मैं? जब द्विबंध या त्रिबंध युक्त एकलक अणु आपस में जुड़ते हैं और आपस में जुड़ करके किसका निर्माण करते हैं? बहुलक का। और जब बहुलक का निर्माण करते हैं तो किसी भी प्रकार के अणु का विलोपन नहीं होता, मतलब कोई नया तीसरा उत्पाद बनता नहीं है। मतलब ना तो H2O बनता होगा, ना तो NH3 बनता होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? तो ऐसे बहुलकों को हम लोग क्या बोलते हैं? योगात्मक बहुलक। क्या बोलते हैं? योगात्मक बहुलक। ध्यान समझना, जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले एकलक अणु आपस में जुड़ते हैं वह किसी भी प्रकार के अणु का, किसी भी प्रकार के अणु का विलोपन नहीं होता, किसी भी प्रकार के अणु का विलोपन नहीं होता। मतलब जब बॉन्ड बनेगा तो ना तो H2O निकलेगा, ना तो NH3 निकलेगा, ना तो एल्कोहल निकलेगा। समझ आ रहा है नहीं? किसी भी प्रकार के अणु का विलोपन नहीं होता, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? योगात्मक बहुलक। क्या बोलते हैं? योगात्मक बहुलक। क्लियर है कि नहीं? जैसे एग्जांपल से समझो, एग्जांपल देखो, एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, CH2 डबल बॉन्ड क्या है? CH2। ये एक और CH2 डबल बॉन्ड CH2 से जब जुड़ेगा तो ध्यान दो, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, फिर आगे मान लो और CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगा, तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा? यहाँ। फिर ये वाला बॉन्ड और कहीं आगे शिफ्ट होगा, इसके पहले कुछ और अणु होगा, तो कैसे होते जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पास किसका निर्माण कर दिया? सिंगल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड। यहाँ पास डबल बॉन्ड से क्या गया? सिंगल बॉन्ड। अच्छा, डबल बॉन्ड है, उसमें से एक अणु जा रहा है, वो सिग्मा बंद वाला होगा, पाई बंद वाला? पाई बंद वाला। कौन सा वाला होगा? पाई बंद, क्योंकि पाई बंद क्या होता है? दुर्बल। क्लियर है? तो पाई बंद का शिफ्टिंग होता है, तो ये 2 एकलक अणु आपस में क्या हो गए? जुड़ गए। यहाँ पास 2 एकलक अणु आपस में जुड़ गए। समझ आ रहा है कि नहीं? और ऐसा लगातार ये जुड़ने का क्रम चलते रहेगा। यहाँ पास बताओ, किसी भी प्रकार के अणु नए निकले क्या? नहीं। कोई अणु यहाँ पास ये दोनों जुड़ा तो क्या पानी निकला गया यहाँ पास से? नहीं। क्या NH3 निकला गया यहाँ पास से? नहीं। किसी भी प्रकार के अणु का विलोपन हुआ क्या? नहीं। और ध्यान से समझना ना, श्रृंखला में वृद्धि हो रहा है, लगातार ये श्रृंखला बढ़ते जा रहा है, ये चेन क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे बहुलीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? योगात्मक बहुलीकरण। क्या बोलते हैं? योगात्मक बहुलीकरण। समझ आया कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाए क्या? ठीक है, तो याद रखना, योगात्मक बहुलीकरण किसे कहते हैं, श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण किसे कहते हैं? जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले एकलक अणु आपस में जुड़ते हैं और किसी भी प्रकार के अणु का विलोपन नहीं करते, यानी कि इनके फॉर्मेशन में ना तो H2O अणु निकलेगा, ना तो NH3 अणु निकलेगा, ठीक है, ना तो आपका एथिल एल्कोहल निकलेगा। क्लियर है कि नहीं? ये उदाहरण किसका दे दिया मैं? पॉलीथीन का। किसका उदाहरण हो गया ये? पॉलीथीन का। एन लगा देना यार यहाँ पास तुम लोग। और किसका उदाहरण दे सकते हो तुम लोग? PVC का। किसका उदाहरण दे सकते हो? PVC का। ये दोनों जो रहते हैं वो किससे मिलकर के बने रहते हैं? योगात्मक बहुलीकरण से। किससे बने रहते हैं? योगात्मक बहुलीकरण से। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाए क्या? दूसरा हम लोग बात करते हैं, ध्यान से समझना, एक तो होगा योगात्मक बहुलीकरण। यहां तक समझ आया कि नहीं? अच्छा, मान लो सेम टू सेम बहुलक से जुड़ा होगा तो उसको क्या बोलते हैं? बोला था मैं सम बहुलीकरण।
समबहुलक बोला था। और मान लो अलग अलग प्रकार का रहेगा तो सहबहुलक, क्या बोलते हैं, सहबहुलक। यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ जाए, क्या दूसरा देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ जाए ना। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अब किसके बारे में, संघनन बहुलक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, संघनन बहुलक, ठीक है, या इसी को ही हम लोग बोलते हैं पद वृद्धि बहुलक। क्या बोलते हैं, पद वृद्धि बहुलक। अब यहां पास ध्यान से समझना, वहां पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वर्ड यूज किया, द्विबंध या त्रिबंध युक्त वाले एकलक अणु आपस में जुड़ते हैं। यहां पास क्या बोलूंगा, जब दो अलग अलग क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह आ गया, क्या आ गया, क्रियात्मक समूह, वहां द्विबंध या त्रिबंध, यहां क्या बोल रहा हूं, जब दो अलग अलग क्रियात्मक समूह वाले यौगिक, क्रियात्मक समूह वाले यौगिक आपस में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, बहुलक का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संघनन बहुलक। और इसमें ना ध्यान देना, जब ये बनेगा तो H2O का या NH3 का या तो फिर C2H5OH अणु का क्या होता है, विलोपन होता है। मतलब इसके फॉर्मेशन में कुछ ना कुछ एक सह उत्पाद के रूप में हमको कंपाउंड मिलेगा। क्लियर है कि नहीं, यहां तक समझ आया कि नहीं। आगे बढ़े, क्या एग्जाम्पल देखे, ये क्लियर है। उसमें द्विबंध या त्रिबंध युक्त वाला बोल रहा था और कोई नया अणु निकलता नहीं था। क्लियर है कि नहीं, लेकिन इसमें कोई ना कोई अणु निकलेगा, विलोपन होगा, नया चीज बनेगा। तो क्लियर है कि नहीं, समझ आया। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं मैं नायलॉन 6 का, नायलॉन 6 का हेक्सा मिथिलीन डाइएमीन बनाते हैं, CH2 लिया, हेक्सा मिथिलीन डाइएमीन NH3 हो गया, सॉरी डाइएमीन है ना, NH2 कर देता हूँ, और ये भी क्या हो जाएगा, NH2। ये हो गया क्या आपका हेक्सा मिथिलीन डाइएमीन, हेक्सा मिथिलीन डाइएमीन। अब ये जो हेक्सा मिथिलीन डाइएमीन है, इसको मैं किसके साथ जोड़ता हूँ, ध्यान से समझना, एडिपिक एसिड के साथ। किसके साथ जोड़ता हूँ, एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड का फॉर्मूला ध्यान दो, COOH CH2, कितना ठोक CH2 है, 4, COOH। क्लियर है कि नहीं, फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं, COOH CH2 कितना ठोका है, 4, फिर COOH। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है एक प्रकार का, कैसा एसिड है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ध्यान से समझना, ये एमीन समूह है और ये कैसा है आपका, COOH कार्बोक्सिलिक समूह है। समझने का कोशिश करो, इधर ध्यान दो। CH2 6 है, ये कैसे तुमको समझ आना चाहिए, NH2 है ना, CH2 6 है, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 1, CH2 डबल बॉन्ड CH2 कितना हो गया, 2, फिर ऐसा कितना ठोका है, 6, कितना है, 6। तो शॉर्ट में लिखते हैं इसको, क्लियर है ना, हेक्सा मिथिलीन, दो ठोके एमीन है तो डाई एमीन, हेक्सा मिथिलीन डाई एमीन लिया, एक एकलक है ये। और वैसे ही इधर हम लोग क्या लिए, ध्यान देना, एडिपिक एसिड, क्या लिए, एडिपिक एसिड। अब ध्यान से समझना, जब इन दोनों को मैं जोड़ूंगा, तो NH2 है तो NH2 को कैसे लिख सकता हूं, NHH करके भी तो लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हैं, NHH, यहां पास का OH और यहां पास का H निकल जाएगा, -H2O, और यहां पास हमको फिर से क्या प्राप्त हो जाएगा, NHH CH2 6NH। क्लियर है, यहां पास से H2O निकल गया तो क्या आ जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड O, फिर CH2 कितना आ जाएगा, 4, COOH। अब ये OH और कोई कंपाउंड के साथ ऐसा सेम टू सेम, इसके सामने तो और NH2 वाला होगा, तो उससे क्या निकालेगा, OH। तो ये सो मैनी ऑन ऐसा आगे बढ़ते जाएगा। क्लियर है कि नहीं, समझ आ रहा है, क्लियर है। यहां पर से किसको हटा देता हूं, हाइड्रोजन को। क्लियर है कि नहीं, ये एक एकलक, ये दूसरा एकलक, दो अलग अलग एकलक है, दोनों आपस में जुड़ा, यहाँ पर से क्या निकाल दिया, H2O। यहाँ पास का देखो, यदि इस NH2 का एक हाइड्रोजन निकला है तो इधर वाले NH2 का भी कितना हाइड्रोजन निकला होगा, और कोई COOH होगा तो एक H, इस कारण NH कर दिया। यदि इस वाले का OH निकला है तो इस वाले का भी क्या निकला होगा, OH, तो इसी O कर दिया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिनको समझ उन लोग ध्यान दो जी। ये देखो
ये देखो एक ठोक और जोड़ूंगा इधर, आया समझ में अब? ये दोनों को मिला करके एक बोला, फिर ये आएगा तो यहाँ पास का NH2 का क्या रहेगा, यहाँ पास NH, और इधर का क्या निकल जाएगा OH, फिर H2O निकलेगा, फिर आगे जुड़ेगा तो वैसे ही होगा ना। आया समझ में अब? क्लियर है कि नहीं? तो सेम टू सेम वैसे ही ध्यान देना, NH2 है तो वहाँ पास का एक H निकला होगा, वो सामने वाले के साथ बॉन्ड बनाया होगा, इधर फिर यहाँ पास से H2O निकला है, निकल गया, NH3 डबल बॉन्ड O है, फिर आगे जाएगा तो यहाँ पास से क्या निकला होगा OH, क्या निकला है OH। समझ आया कि नहीं? तो देखो जब दो अलग अलग क्रियात्मक समूह वाले एकलक अणु आपस में जुड़ते हैं तो किसका विलोपन होता है, कोई भी अणु का विलोपन होता है। H2O निकला ना, तो इससे जो बना हमारा बहुलक है, इसको हम लोग कैसे बहुलक बोलेंगे, संघनन बहुलक। और ध्यान देना, संघनन बहुलक में लगातार श्रृंखला नहीं बनता। इसमें देखो जब ये जुड़ा, दो ठोक अणु जुड़ा तो एक ठोक कम हुआ, फिर कुछ एक और अणु आकर जुड़ेगा, फिर एक ठोक पद बनेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो अलग अलग पदों में क्या हो रहा है, वृद्धि। ऐसा डायरेक्ट वृद्धि हो रहा है क्या, नहीं। यहाँ पास से H2O निकला, फिर कुछ जोड़ूंगा, फिर क्या निकलेगा H2O, तो एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ऐसे बन रहा है ना। इस कारण इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पद वृद्धि बहुलक। क्या बोलते हैं, पद वृद्धि बहुलक। किसी कोई दिक्कत है कि इसने में? तो संश्लेषण के आधार पर बहुलक कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला होता है आपका योगात्मक बहुलक, ठीक है, जो कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले एकलक अणुओं के संयोजन से बनते हैं और किसी भी प्रकार के उसमें अणु का विलोपन नहीं होता है। लेकिन ये जो दूसरा बहुलीकरण होता है, संघनन बहुलक, संघनन बहुलीकरण, ये जो एकलक अणु आपस में जुड़ते हैं ना, उस प्रक्रिया को बोलते हैं बहुलकीकरण। क्या बोलते हैं, बहुलकीकरण या बहुलीकरण। क्या वर्ड यूज करते हैं, बहुलीकरण, या इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। क्लियर है ना, बहुलक का बनना, बहुलक का बनना। क्लियर है? तो संघनन बहुलक कैसे बनता होगा, संघनन बहुलीकरण से। किससे बनता होगा, संघनन बहुलीकरण से। तो ये दोनों जुड़ रहे हैं, उसको क्या बोलूंगा, संघनन बहुलीकरण, और ये जो प्राप्त हो उसको क्या बोलूंगा, संघनन बहुलक। क्या बोलूंगा, संघनन बहुलक। अब यहाँ पास देखो ये 6 ठोक है और ये भी कितना ठोक है, देखो 4 और ये 2, 6, कितना है 6। तो इसका नाम पड़ जाता है नायलॉन 6-6। क्या नाम होता है, नायलॉन 6-6। किसी कोई दिक्कत है कि इसने में? ठीक है, तो कितना उदाहरण हो गया, देखो 2 उदाहरण उसमें दिया, PVC का और एक पॉलीथीन का। किसमें उदाहरण पढ़ लिए हम लोग, योगात्मक बहुलक में। किसमें, योगात्मक, एक पॉलीथीन और एक PVC, दोनों का एग्जाम्पल करा दिया हूँ। यहाँ पास पहला संघनन बहुलक हम लोग किसका पढ़े, नायलॉन 6-6। तीसरा उदाहरण हो गया तुम्हारा, कितना, तीसरा। एक और उदाहरण दे देते हैं, चौथा, ठीक है ना। टेरिलिन का कपड़ा बोलते हो ना तुम लोग, टेरिकाट बोलते हो, टेरिकाटरी, हाँ उसी टेरिलिन। ठीक है, तो टेरिलिन कैसे बनता है ध्यान देना। टरथैलिक अम्ल होता है, कौन सा अम्ल होता है, टरथैलिक अम्ल, COOH। इधर क्या रहता है, COOH। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, टरथैलिक अम्ल। क्या बोलते हैं, टरथैलिक अम्ल। ये जो टरथैलिक अम्ल होता है इसका अभिक्रिया कराते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ। किसके साथ, एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला होता है CH2OH डबल CH2OH, 1 2 3, ठीक, CH2OH। इसको अच्छे से लिखो तो कैसे बनेगा, CH2OH, ऐसे करके लिख सकता हूँ क्या मैं। ये क्या हो गया आपका, एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या हो गया, एथिलीन ग्लाइकॉल। इसका बहुत सारा अणु ले लिया, इसका भी बहुत सारा अणु ले लिया। क्लियर है कि नहीं? अब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहाँ पास का क्या निकलेगा, ध्यान देना ना, OH है ना, क्या है ये, OH। तो यहाँ पास का क्या निकलेगा, H, और यहाँ पास का क्या निकल जाएगा, OH। क्लियर है कि नहीं, क्या निकल जाएगा, OH। तो यहाँ पास से फिर क्या निकल गया, H2O। इसका कितना अणु लिया था, N ना। तो ध्यान से समझना, अब क्या बनेगा देखो, यदि इधर का OH निकला होगा तो ये भी क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, फिर इस तरीके से ये रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद क्या होगा, यहाँ पास C डबल बॉन्ड O, ये ऐसा, फिर ये O, फिर क्या है CH2, यहाँ पास का क्या निकला होगा, H, तो यहाँ पास क्या होगा O। क्लियर है कि नहीं? तो ये जो आपका डायग्राम बना, ठीक है ना, फॉर्मूला बना, ये किसका है, टेरिलिन का। इसका है टेरिलिन, इसी को डेक्रॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेक्रॉन। टेरिलिन बोलते हैं या डेक्रॉन बोलते हैं। इसी का नाम है पॉलीएस्टर। क्या नाम है, पॉलीएस्टर। कभी भी जब ऐसा डायग्राम बनाओगे तो लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, N। क्या लिखना पड़ेगा, N। मतलब बहुलक के लास्ट में क्या लिखते हैं, N, और एकलक के शुरुआत में क्या लिखते हैं, N। समझ आया?
टरथैलिक अम्ल जब किसके साथ क्रिया किया है, आपका एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ। किसके साथ, एथिलीन ग्लाइकॉल। देखो अलग अलग क्रियात्मक समूह है, एक के पास OH है और एक के पास COOH है। तो ये जब आपस में क्रिया करते हैं, अलग अलग क्रियात्मक समूह जब आपस में क्रिया करते हैं, आपस में जुड़ेंगे और कोई भी अणु का विलोपन होता है, वो H2O भी निकल सकता है, NH3 भी निकल सकता है, H2SO4 भी निकल सकता है, कुछ भी। मैं H2O वाला उदाहरण दे रहा हूँ तुम लोग को। तो जब ये अणु निकलता है तो उससे हमको जो यौगिक प्राप्त होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संघनन बहुलक। क्या बोलते हैं, संघनन बहुलक। क्लियर है ना, ये भी एग्जांपल क्लियर है कि नहीं, टेरिलीन या डेक्रॉन या इसी क्या बोलते हैं, पॉलिएस्टर। याद रखना जो संघनन बहुलक होते हैं वो कठोर प्रवृत्ति के होते हैं, कठोर प्रकृति के होते हैं। कैसा प्रकृति का होता है, कठोर प्रकृति का। क्लियर है कि नहीं, कैसा प्रकृति का होता है, कठोर प्रकृति का। अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझने का कोशिश करो। जो आपका संघनन बहुलक है और योगात्मक बहुलक है, इन दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में एक बार थोड़ा सा डील कर लेते हैं। क्लियर है, क्योंकि पेपर में आता है। ठीक है, तो पहले क्या पढ़े हम लोग, योगात्मक बहुलक। दूसरा कौन सा बहुलक पढ़े, संघनन बहुलक। क्या पढ़े, संघनन बहुलक। दोनों में अंतर करें, चलो ऐसे में याद होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, योगात्मक बहुलक के बारे में। जब दो समान ठीक है ना, जब दो या दो से अधिक, ऐसे लिखते हैं, जब दो या दो से अधिक समान, ठीक है ना, समान एकल बंध या द्विबंध युक्त वाले एकलक अणु आपस में जुड़ते हैं, आपस में योग करते हैं, तो किसका निर्माण होता है, योगात्मक बहुलक का। ये पहला अंतर हो गया। समान होना चाहिए, एकलक अणु कैसा होना चाहिए, समान, और कैसा होना चाहिए, द्विबंध या त्रिबंध युक्त। कैसा होना चाहिए, द्विबंध या आपका त्रिबंध युक्त, द्विबंध या त्रिबंध युक्त। क्लियर है कि नहीं, समझ आया। और इसमें पहला हम लोग क्या देखें, अलग अलग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अलग अलग। जब दो या दो से अधिक अलग अलग क्रियात्मक समूह वाला, अलग अलग क्रियात्मक समूह वाले एकलक अणु जुड़ेंगे, एकलक अणु जुड़ते हैं, एकलक अणु जुड़ते हैं, तो किसका निर्माण करते हैं, आपका संघनन बहुलक का। किसका निर्माण करते हैं, संघनन बहुलक का। पहला अंतर हो गया परिभाषा ही। दूसरा क्या अंतर दे सकते हो, ठीक है, इनके बनने से अणुओं का विलोपन नहीं होता। यानी कि ध्यान से समझना, जब योगात्मक बहुलीकरण होता है, ठीक है, तो सरल अणु का विलोपन नहीं होता, सरल अणु का विलोपन नहीं होता, सरल अणु का विलोपन नहीं होता। लेकिन जब इनका निर्माण होता है तो सरल अणु का विलोपन होता है, सरल अणु का विलोपन होता है, सरल अणु का विलोपन होता है। यहां तक क्लियर है कि नहीं, इधर ध्यान दो, ठीक है। सरल अणु का विलोपन इसमें नहीं होता और इसमें सरल अणु का विलोपन होता है। यहां तक क्लियर है। तीसरा लिखना, ठीक है, इसका जो आणविक द्रव्यमान होता है, आणविक द्रव्यमान जो होता है एकलक का पूर्ण गुणांक होता है, एकलक का गुणांक होता है। मतलब समझने का कोशिश करना, ठीक है, वर्ड अच्छे से दे लेना, अंतर देख लेना। देखो आणविक द्रव्यमान, जैसे कि देखो, ठीक है, एकलक अणु कितना ठोक लिया हूं मैं, 40 ठोक लिया हूं। कितना लिया हूं, 40। एकलक अणु टोटल कितना लिया हूं, 40। हर एक एकलक अणु का भार कितना है, 20 है। कितना है, 20 ग्राम है। कितना है, 20 ग्राम है। टोटल कितना है, एकलक अणु लिया हूं 40 ठोक, तो 40 गुणित 20 करूंगा तो 4 दूनी 8, 800 ग्राम का बनेगा मेरा पॉलीमर। कितने ग्राम का बनेगा, 800 ग्राम का। यहां तक क्लियर है कि नहीं। लेकिन ध्यान देना, क्योंकि यहां पास कोई भी प्रकार के अणु का विलोपन नहीं हुआ, लेकिन यहां पास यदि सेम टू सेम वैसी कहानी रहेगा, 20 ग्राम का ही है और 40 ठोक है, तो 800 आना चाहिए, लेकिन 800 नहीं आएगा, क्योंकि अणु का विलोपन हुआ है तो परमाणु भार में क्या होगा, कमी। क्या होगा, कमी। समझ आया कि नहीं। मतलब ध्यान समझना, इसका जो आणविक द्रव्यमान होता है, आणविक द्रव्यमान एकलक अणुओं का पूर्ण गुणांक नहीं होता, पूर्ण गुणांक या गुणज नहीं होता।
क्लियर है कि नहीं? मतलब ये टोटली जितना गुना करूंगा, 1 अणु का भार यदि 20 ग्राम है तो 40 है तो 800 ग्राम का मेरा बहुलक बनेगा बोलूंगा, क्योंकि इसमें कोई लॉस होता है क्या? नहीं। लेकिन इस वाले में तो लॉस होता है ना, समझ आ रहा है कि नहीं? 800 का बनना चाहिए था, लेकिन 100 ग्राम पानी ही निकल गया, तो कितने का बनेगा? 700। समझ आया? तो इसमें क्या होता है, विलोपन होने के कारण आणविक द्रव्यमान जितना आना चाहिए उतना नहीं आता, किसमें? संघनन बहुलक में। चौथा अंतर लिख सकते हो, इसको श्रृंखला वृद्धि बहुलक बोलते हैं, श्रृंखला वृद्धि बहुलक, क्योंकि जब इसका निर्माण होता है तो लगातार श्रृंखला बनते जाता है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पद वृद्धि बहुलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद वृद्धि बहुलक। 4 अंतर काफी है यार, 4 नंबर का आएगा नहीं, 3 नंबर का आएगा। एग्जाम्पल लिख देना लास्ट में, क्या लिख देना है? एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल से पहले और लिख सकते हो, ये नरम प्रवृत्ति के होता है, अभी बताया था ना, नरम प्रवृत्ति के होते हैं, नरम प्रकृति जी, प्रवृत्ति बोलो, नरम प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? नरम प्रकृति के। क्लियर है? और ये जो होते हैं कैसे प्रकृति के होते हैं? कठोर प्रकृति के होते हैं। कौन से प्रकृति के होते हैं? कठोर प्रकृति के। यहां तक क्लियर है कि नहीं? एग्जाम्पल चलो बताओ। पॉलीथीन, पहला पॉलीथीन, दूसरा पीवीसी। क्या है? पीवीसी। इसमें उदाहरण दे तो अभी बताया हूं। नायलॉन 66, क्या हो गया? नायलॉन 66। और एक क्या उदाहरण दिया है? टेरिलिन। कौन सा उदाहरण हो गया? टेरिलिन। समझ आया कि नहीं? तो निर्माण के आधार पर जो आपके बहुलक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक योगात्मक बहुलक और एक संघनन बहुलक। क्लियर है कि नहीं? तो कितने प्रकार से हम लोग वर्गीकरण कर लिए? टोटल 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। सबसे पहले हम लोग स्रोत के आधार पर पढ़े, एक तो होता है आपका प्राकृतिक बहुलक, एक कृत्रिम बहुलक और एक अर्धसंश्लेषित बहुलक। तीनों का एग्जाम्पल किए। उसके बाद हम लोग किसके आधार पर पढ़े? संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, रेखित, अरेखित और जालक बहुलक। क्या होता है? जालक बहुलक। तीसरा हम लोग पढ़ लिए संश्लेषण के आधार पर योगात्मक बहुलक और संघनन बहुलक। क्या पढ़ लिए? योगात्मक बहुलक और संघनन बहुलक। अब हम लोग पढ़ेंगे आणविक बल के आधार पर, इनके बीच में यदि आणविक बल हो। चौथा प्रकार है आणविक बल के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण। आणविक बल के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण तो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के। सबसे पहला जो बहुलक है उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यास्थलक। प्रत्यास्थलक, इलास्टोमर। इलास्टोमर, क्या बोलते हैं? इलास्टोमर। क्लियर है कि नहीं? ध्यान से समझना, प्रत्यास्थलक या इलास्टोमर, ठीक है। इसमें एकलक अणु दुर्बल अंतर आणविक बल से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? दुर्बल अंतर आणविक बल से आपस में जुड़ा होता है। हो गया क्या? तो क्या बोल रहा हूं, एकलक अणु दुर्बल अंतर आणविक आकर्षण बल से आपस में क्या होता है? जुड़ा होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थलक या इलास्टोमर। क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थलक या इलास्टोमर। यहां तक क्लियर है कि नहीं? और जब इसमें ध्यान समझना, चूंकि दुर्बल अंतर आणविक आकर्षण बल है, मतलब यदि उसको मैं खींचूंगा, उस बहुलक को यदि मैं खींचूंगा, रबर है जैसे समझना, रबर है तो वो रबर आसानी से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो एग्जाम्पल दे सकते हो आपका प्राकृतिक रबर का। किसका? प्राकृतिक रबर का। अरे ध्यान से समझना, दुर्बल अंतर आणविक आकर्षण बल होगा तो प्रत्यास्थता का गुण क्या होगा? सबसे कम होगा ना। इलास्टिसिटी जी, प्रत्यास्थता का गुण क्या होगा? सबसे कम होगा। मतलब ज्यादा उसको खींच पाऊंगा क्या? नहीं, ज्यादा खींचने पर वो टूट जाएगा। नॉर्मल रबर जो लाते हो ना, पेंसिल वाला, उसको ऐसे खींचना, वो टूट जाता है ना। समझ आ रहा है कि नहीं? नॉर्मल रबर जी मिटाते हो जो वाला। क्लियर है कि नहीं? तो उसका जो ध्यान समझना, उसका प्रत्यास्थता का गुण क्या होता है? कम, क्योंकि उसके बीच में अंतर आणविक आकर्षण बल क्या रहता है? दुर्बल होता है। कैसा होता है? दुर्बल। यहां तक क्लियर है कि नहीं? तो जैसे हमारा प्राकृतिक रबर है तो एग्जाम्पल है प्रत्यास्थलक का क्या? प्राकृतिक रबर। एग्जाम्पल क्या लिख लेना? प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर को कैसे मजबूत बनाते हैं बताया था मैं कुछ देर पहले। उसके अंदर किसका एंट्री कराते हैं? सल्फर का। किसका? सल्फर का। जिसके कारण प्राकृतिक रबर के
रैखिक बहुलकों के मध्य में क्या बन जाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्या बन जाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्लियर है कि नहीं। और इसी को ही प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वल्कनीकरण। क्या बोलते हैं, वल्कनीकरण। बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, वल्कनीकरण क्या है, अभी बस नॉर्मल एग्जांपल के लिए जान लेते हैं। प्रत्यास्थलक का उदाहरण क्या है आपका, प्राकृतिक रबर। और यदि इसको मजबूत बनाना रहता है तो उसके अंदर किसका प्रवेश कराते हैं, सल्फर का। ठीक है, क्रॉस लिंकिंग कराते हैं। क्या कराते हैं, इसका क्रॉस लिंकिंग। यहां तक क्लियर है कि नहीं। दूसरा है आपका तंतु या फाइबर। आणविक बल के आधार पर दूसरा बहुलक है आपका क्या, तंतु या फाइबर, या इसी को बोलते हैं रेशेदार बहुलक। रेशेदार या तंतु या फाइबर पॉलीमर बहुलक। क्या होता है रेशेदार तंतु या फाइबर बहुलक, ठीक है ना। इसमें प्रबल कणांतर बल उपस्थित होता है। उसमें दुर्बल आकर्षण बल था, यहां पास प्रबल कणांतर बल होगा, यानी कणों के बीच में लगने वाला जो बल होगा वो कैसा होगा, प्रबल। कौन कौन सा बल हो सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन बंध हो सकता है। एकलक अणुओं के मध्य में कैसा बंध लग सकता है, हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध से आपस में जुड़े हो सकते हैं, या तो फिर द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल हो सकता है, पढ़े हो ना, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल, 11वीं क्लास चैप्टर नंबर 5। ठीक है, 5 प्रकार के अंतर आणविक आकर्षण बल होते थे, तो उसमें से क्या है, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। तो ये अपेक्षाकृत क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। क्या होते हैं, प्रबल। तो उससे बनता है जो बहुलक, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेशेदार बहुलक। क्या बोलते हैं, रेशेदार बहुलक। क्लियर है कि नहीं, क्या बोलते हैं, रेशेदार बहुलक। धागे की तरह होते हैं। कैसे होते हैं, धागे की तरह। धागे की तरह होते हैं। इनसे वस्त्रों का निर्माण किया जाता है, वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। जैसे तुम लोग सुने होंगे नायलॉन, नायलॉन सुने हो ना, नायलॉन का रस्सी देखे हो भी होगे। नायलॉन हो गया, टेरिलिन हो गया, डेक्रॉन जिसको अभी पढ़ाया था, नायलॉन हो गया और टेरिलिन। तो एक ऐसा बहुलक है, रेशेदार बहुलक है, रेशेदार होता है। क्लियर है कि नहीं। और इनसे वस्त्रों का निर्माण किया जा सकता है। आणविक बल कैसा होता है, प्रबल होता है। कैसा होता है, प्रबल। इसी कारण नायलॉन के रस्सी का उपयोग करते हैं। क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़ जाए क्या। ठीक है, तो कितने प्रकार का आणविक बल के आधार पर कितने प्रकार का बहुलक हो गया, 2 प्रकार। टोटल कितने प्रकार होता है, 4। अब इसमें का जो लास्ट का 2 है वो बहुत ज्यादा एमपी है, बहुत ही ज्यादा एमपी। तीसरा नंबर का बहुलक है आपका, मिटा दूं क्या इसको, ठीक है। तीसरा है आपका ताप सुनम्य, ताप सुनम्य या थर्मोप्लास्टिक। क्या बोलते हैं इसको, थर्मोप्लास्टिक। क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक। ताप सुनम्य या थर्मोप्लास्टिक। क्या होता है ताप सुनम्य या थर्मोप्लास्टिक, जब ध्यान से समझना, ऐसा बहुलक जिसको गर्म करने पर, जिसको गर्म करने पर क्या हो जाता है, मुलायम। गर्म करने पर क्या हो जाता है, मुलायम। वह ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। ठंडा करने पर क्या हो जाता है, कठोर। उसको हम लोग बोलते हैं ताप सुनम्य या थर्मोप्लास्टिक। नॉर्मली समझो पॉलीथीन रहता है, पॉलीथीन को गर्म करो वो क्या हो जाता है, मुलायम हो जाता है, पिघलने लग जाता है। और जैसे ही ठंडा करो वो फिर से कैसे हो जाता है, कड़ा, कठोर हो जाता है। तो ऐसे प्लास्टिक, ध्यान समझना, ऐसे प्लास्टिक जिसको गर्म करने पर क्या हो जाए, वो मुलायम हो जाए, और ठंडा करने पर कैसे हो जाए, कठोर हो जाए, तो उनको क्या बोला जाता है, ताप सुनम्य प्लास्टिक। क्या बोला जाता है, ताप सुनम्य प्लास्टिक या थर्मोप्लास्टिक। क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक। इसमें जो अंतर अणुक आकर्षण बल रहेगा, अंतर अणुक आकर्षण बल, अंतर अणुक आकर्षण बल का जो मान रहेगा, क्योंकि आकर्षण बल के आधार पर ही पढ़ रहे हो ना, आणविक बल के आधार पर। प्रत्यास्थलक से क्या होता है, ज्यादा। प्रत्यास्थलक से क्या होता है, ज्यादा। और रेशेदार से क्या होता है, कम। रेशेदार बहुलक से कम। समझ आ रहा है कि नहीं। अंतर अणुक आकर्षण बल, प्रत्यास्थलक नॉर्मल रबर जो रहता है, प्राकृतिक रबर, उससे क्या होगा, ज्यादा। लेकिन रेशेदार बहुलक से क्या होगा, कम। अरे नायलॉन का रस्सी लेना और नॉर्मल तुम लोग पॉलीथीन लेना, कौन ज्यादा मजबूत है, नायलॉन का रस्सी ना। मतलब रेशेदार बहुलक क्या है, ज्यादा मजबूत है। मतलब रेशेदार बहुलक से इसका जो क्या बोलना चाहिए, पावर है, वो क्या है, अपेक्षाकृत कम है। मतलब अंतर आणविक आकर्षण बल का मान क्या है, कम है। याद रख लोगे। समझ आया, समझ आया कि नहीं। ऐसा बहुलक जिसको गर्म करने पर क्या हो जाए, मुलायम, और ठंडा करने पर फिर से क्या हो जाए, कठोर।
उसको क्या बोलते हैं, ताप सुनम्य या थर्मोप्लास्टिक। क्या बोलते हैं, ताप सुनम्य या थर्मोप्लास्टिक। यहाँ तक क्लियर है। पॉलीथीन हो गया आपका, एग्जाम्पल लिख सकते हो, पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया। पीवीसी होता है वैसी, पीवीसी का पाइप को जोड़ने के लिए पहले गर्म करते हैं, वो फिर क्या हो जाता है, मुलायम होता है। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद उसको ठंडा कर देते हैं, फिर से वो कैसा हो जाता है, कठोर। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे प्लास्टिक को हम लोग क्या बोलते हैं, ताप सुनम्य या थर्मोप्लास्टिक। क्या बोलते हैं, ताप सुनम्य या थर्मोप्लास्टिक। प्रत्यास्थलक जो आपका बहुलक होता है उससे अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होता है, ज्यादा, और रेशेदार से क्या होता है, अपेक्षाकृत कम। क्या होता है, कम। क्लियर है? एक हो गया ताप सुनम्य। चौथा देखो, सबसे लास्ट, इसको बोलते हैं ताप दृढ़ प्लास्टिक। ताप दृष्ट, या इसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक था ना, ये है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो रहता है, या ताप दृढ़ प्लास्टिक जो रहता है, ताप देने पर मुलायम नहीं होता, ताप देने पर क्या होता है, कठोर होता है। ताप देने पर क्या होता है, कठोर और ज्यादा मजबूत होता है। कठोर होता है और मजबूत होता है, लचीला प्रवृत्ति का नहीं होता जी। क्लियर है कि नहीं? ये कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, 3D त्रिविम जाली का निर्माण करता है। इसका जो संरचना रहता है ना, त्रिविम वाला होता है। मतलब कैसा बहुलक बोलते थे उसको हम लोग, जालक बहुलक। क्या बोलते हैं, जालक बहुलक। मतलब इसका जो संरचना है वो कैसा बहुलक का है, जालक बहुलक है। बेकेलाइट उदाहरण देना, उदाहरण किसका दोगे, बेकेलाइट। और एक और उदाहरण दिया था, बेकेलाइट, और क्या था, मेलामाइन। क्या था, मेलामाइन। ठीक है। बेकेलाइट जो रहता है, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है या जितना ज़्यादा उष्मा देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, वो उतना ज़्यादा मजबूत होता है। इसी कारण स्विच बोर्ड में यूज़ किया जाता है। क्लियर है? वरना पिघल जाता तो उस प्लास्टिक का यूज़ करते क्या, नहीं। समझ आया कि नहीं? तो एक होता है ताप सुनम्य प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्लियर है कि नहीं? समझ आया? आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं? ठीक है। ये अगलनीय होता है, अघुलनशील होता है। गलता है क्या, टेम्परेचर के प्रभाव से नहीं, मुलायम नहीं होता, बल्कि और क्या हो जाता है, कठोर। क्या हो जाता है, कठोर। समझ आया कि नहीं? ये एक बार फिर से अंतर करते हैं, जैसे योगात्मक और संघनन बहुलक में किए थे ना, वैसे ही अंतर आता है आपके ताप सुनम्य में और ताप दृढ़ बहुलक में। किसमें आता है, ताप सुनम्य और ताप दृढ़ बहुलक में। क्या अंतर होता है, ध्यान से समझना। ताप सुनम्य और ताप दृढ़ प्लास्टिक में, ठीक है। तो ताप सुनम्य, पहले एक साइड लिखो, ताप सुनम्य प्लास्टिक, और एक है क्या आपका, ताप दृढ़ प्लास्टिक। एक होता है आपका ताप सुनम्य और एक होता है आपका ताप दृढ़ प्लास्टिक। दोनों में क्या अंतर है? तो पहला ताप सुनम्य जो प्लास्टिक रहता है, गर्म करने पर कैसा हो जाता है, मुलायम, और ये गर्म करने पर क्या हो जाएगा, कठोर। गर्म करने पर क्या हो जाता है, कठोर। पहला अंतर ये याद रखना। दूसरा, ठीक है, ठंडा यदि करेंगे इसको, ठंडा करने पर प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। बट ये प्रारंभिक अवस्था में ठंडा करने पर आएगा क्या, नहीं, क्योंकि ये और ज्यादा कठोर होते जाएगा। प्रारंभिक अवस्था में नहीं आते, प्रारंभिक अवस्था में नहीं आते हैं। क्लियर है? तीसरा, ये बहुत कम भंगुर होते हैं। मतलब यदि मैं इसको तोड़ूं तो ये भंगुरता का गुण समझ रहे हो ना, छोटे छोटे कणों में टूट जाना, तो ये बहुत कम भंगुर होते हैं। लेकिन ये जो रहता है बहुत ही ज़्यादा दृढ़ रहता है। तो जैसे इसके ऊपर हथौड़ा मारोगे तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। मतलब क्या होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं। कैसे प्रकृति के होते हैं, भंगुर। यहाँ तक क्लियर है? चौथा याद रखना, इसका जो संरचना होता है वो रैखिक होता है। रैखिक बहुलक पढ़े थे ना, कैसा होता है, रैखिक। और इसका और ज्यादा मजबूत, रैखिक से भी ज्यादा मजबूत कौन सा वाला होता है, जालक बहुलक। तो कैसा संरचना रहता है, जालक युक्त होता है। संरचना कैसा होता है, जालक युक्त। यहां तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इसका जब निर्माण होता है तो वो योगात्मक बहुलीकरण से निर्माण होता है। योगात्मक बहुलीकरण से इसका क्या होता है, निर्माण होता है। लेकिन इसका जो निर्माण है किससे होगा, आपका संघनन बहुलीकरण से। किससे निर्माण होता है, संघनन बहुलीकरण से। क्लियर है कि नहीं? एग्जाम्पल इसमें दे सकते हो किसका, पीवीसी का, पॉलीथीन का, और इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग किसका, बेकेलाइट का। किसका उदाहरण दे सकते हैं, बेकेलाइट का। समझ आया कि नहीं? ये
क्लियर है। तो इस तरीका से हमने आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा, बहुलक किसे कहते हैं, एकलक किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ने लग गए किसका वर्गीकरण, बहुलक का वर्गीकरण। सबसे पहले क्या पढ़े हैं, स्रोत के आधार पर, उसके बाद हम लोग संरचना के आधार पर, फिर हम लोग निर्माण या संश्लेषण के आधार पर, फिर चौथा किसके आधार पर पढ़े, आणविक बल के आधार पर। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीका से आपका ये शुरुआत का इंट्रो पूरी तरीके से बहुलक का क्या होता है कंप्लीट। अब हम लोग कल जो क्लास होगा उसमें पढ़ेंगे बहुलीकरण की प्रक्रिया के बारे में। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।